फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये फैक्टर जो होते हैं, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये भी एक फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह तीसरा जो है टेम्परेचर भी हो सकता है, या साइज ऑफ रिएक्टेंट भी रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह टेम्परेचर भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, जो एक रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह हमारे साथ कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह आपके ख्याल में और क्या हो सकता है? प्रेशर भी एक फैक्टर हो सकता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दीज आर द मेजर फैक्टर व्हिच कैन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले वाले कंसंट्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन देखिए, अभी अभी हमने पढ़ लिया कि एक लॉ है और उस लॉ का नाम है रेट लॉ, और वो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट ज्यादा है और दूसरा रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कम है, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा? जिसमें रिएक्टेंट ज्यादा हो। जिसमें ज्यादा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए कुछ चीजों के साथ फास्ट रिएक्शन करते हैं और कुछ चीजों के साथ स्लो रिएक्शंस करते हैं, ऐसा है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, आपके ख्याल में ये रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है? फास्ट है सर। ये फास्ट है, क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला बंदा है और इसमें जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला बंदा है। तो जब इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा और लेने वाले बंदे दोनों मौजूद हो, और लेने वाला भी क्या है, देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा क्या है, शाबाश, वो भी स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देने वाले है, और ऑक्सीजन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने वाले है। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन स्लो होंगे कि फास्ट होंगे? फास्ट होंगे। आप समझ गए कि नहीं? इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ जो रिएक्शन करेंगे वो क्या होंगे? शाबाश, फास्ट होंगे सर। बोलो, फास्ट होंगे। इसी तरह जो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, वो क्या करेंगे? फास्ट रिएक्शन करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों बंदे एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे आपके ख्याल में? फास्ट सर, फास्ट। एक आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे? फास्ट। जिस तरह ये जो ग्रुप 1 वाले होते हैं और ये जो ग्रुप 2 वाले होते हैं, ये ज्यादातर फास्ट रिएक्शन करते हैं। ये ज्यादातर कैसे रिएक्शन करते हैं? फास्ट रिएक्शन करते हैं। फास्ट। मेरी बात को समझ गए कि नहीं? इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं, हाँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो ये है, ग्रुप 1 सर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से ज्यादा फास्ट करेगा ना सर? ग्रुप 1 ग्रुप 2 से ज्यादा फास्ट करेगा। को लॉस करना इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। इसी तरह अपने पास एक पॉइंट नोट करो, शाबाश, ये बात अपने साथ नोट करो, जो आयनिक चीजें होती है उनकी रिएक्शन ज्यादातर फास्ट होंगे किससे? कोवेलेंट से। लेकिन एक बात नोट करो, आयनिक चीजें जो होते हैं ये सॉलिड हालत में नो रिएक्शन, ये सॉलिड हालत में रिएक्शन नहीं करते हैं। आयनिक चीजें सॉलिड हालत में रिएक्शन नहीं करते हैं, ये अपने साथ नोट करो।
आयनिक चीजें जब रिएक्शन करेंगे तो कौन सी हालत में होंगे? लिक्विड हालत में, लिक्विड मोल्टन सर या सोल्यूशन हालत में। तो जब आप आयनिक चीज को आप मेल्ट करते हैं या उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो आयनिक चीजें आयोनाइज होते हैं, तो पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। अब जब आप इसमें कोई और बंदा ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन विल बी फास्टर। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में सारी चीजें जो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में वो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, और जब आप उसको नया चीज ऐड करेंगे तो नई चीज के साथ रिएक्शन के लिए पहले बांडों को तोड़ेंगे, अपने बांडों को तोड़ेंगे। जब अपने बांडों को तोड़ेंगे तो उसकी जो टाइम है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएंगी। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शन होगी दे विल बी स्लो। तो कोवेलेंट कंपाउंड में जो रिएक्शन होगे वो क्या होगे? स्लो होगे। सा पढ़ते हैं हम क्या? साइज ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, साइज ऑफ रिएक्टेंट को आप पढ़ते हैं कि हाउ द साइज ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज को। छोटे साइज वाले रिएक्टेंट का रिएक्शन फास्ट होगा, बड़े साइज वाले रिएक्टेंट का रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। क्यों? असल बात ये है क्यों। असल में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप कोयला जानते हैं? कोयला, यस सर। कोयला देखा है ना? या लकड़ियों को देखो, लकड़ियों को ले लो। छोटे लकड़ियां आसानी से जलते हैं कि बड़ी लकड़ियां? छोटे लकड़ियां। तो जब रिएक्टेंट का साइज छोटा होता है तो वो रिएक्शन ज्यादा करेगा। व्हाई? स्मॉल साइज ऑफ रिएक्टेंट अपने साथ लिखो। स्मॉल साइज ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब होगा मोर सरफेस अवेलेबल फॉर रिएक्शन एंड हेंस फास्टर विल बी द रिएक्शन। रिएक्शन फास्ट होगा। जितना रिएक्टेंट का साइज छोटा होगा तो नई नई सरफेसेस जो है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, तो रिएक्शन फास्ट होगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कोयला से। देखिए, जब हम बारबेक्यू का प्रोग्राम करते हैं तो जो छोटा बड़ा कोयला होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, और इसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे तो छोटा कोयला जलना आसान होता है कि बड़ा कोयला? छोटा कोयला। और मजे की बात ये है कि जो इससे पाउडर रह जाते हैं, कोयले से पाउडर, अगर वो पाउडर आप आग पर डाल देंगे तो वो एट वंस रिएक्शन करेगा, वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इससे साबित होता है कि जब साइज छोटा होगा रिएक्टेंट का तो रिएक्शन विल बी फास्ट। रिएक्शन विल बी फास्ट। अब इसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि जब आप साइज को छोटा करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएंगे, मोर सरफेसेस जो है दैट विल बी अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। वो रिएक्शन के लिए क्या होंगे? अवेलेबल हो। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट फैक्टर हमारे साथ जो है वो है टेम्परेचर। तो देखिए, नॉर्मली बात मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमको पता है कि कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं और कुछ एंडोथर्मिक होते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो आपके ख्याल में उसका रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। उसका रेट स्लो हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल कॉज डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, while increase in temperature of reactants या reaction will increase the rate of which reaction? एंडोथर्मिक। जबरदस्त। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन पर टेम्परेचर को इंक्रीज करना, इसके रेट को इंक्रीज करना है।
जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करना, इसको स्लो करना है, इसकी रेट को स्लो करना। Yes. अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोशन ज्यादा हो जाएगा, जब मोशन ज्यादा हो जाएगा तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, जब कोलिजन ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए? Now let's discuss how the catalyst affect the rate of reaction. मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक कैटलिस्ट जो होता है ये बेसिकली ऐसी चीज होता है which change species, ऐसी चीजें species which change rate of reaction, जो rate of reaction को change करते हैं, but while not changing itself, while not changing its chemical nature, जबकि अपने आप को केमिकली कांस्टेंट रखते हैं, केमिकल नेचर, अपने केमिकल नेचर को चेंज नहीं करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? शाबाश, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज रेट, ये रेट को इंक्रीज करेंगे। और ये नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे? शाबाश, डिक्रीज रेट। अब ये कैटलिस्ट जो होते हैं दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन के लिए जो खर्चा जरूरी होती है, रिएक्शन के लिए जो एनर्जी जरूरी होती है, जो पैसा खर्च करना होता है रिएक्शन के लिए, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट उस खर्चा को कम करेगा, इसलिए तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है। और ये जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है ये इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया आपके साथ एमसीक्यू। A negative catalyst will increase the rate of increase the activation energy and hence the rate of reaction will decrease. अब मेरी बात को समझ गए कि नहीं? Yes, sir. मेरा मतलब है, देखिए सपोज अगर मैं ग्राफ को ड्रा करूं, एक रिएक्शन होता है, कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में उस रिएक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह है। जब मैंने उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट को डाल दिया तो वो क्या करेगा? इस रिएक्शन को आसान करेगा। अगर इसमें मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो उस रिएक्शन को मुश्किल करेगा और मुश्किल कर देगा। अब देखिए विदाउट कैटलिस्ट उसके लिए इतनी एनर्जी जरूरी थी। देखिए जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रा किया, विदाउट कैटलिस्ट उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी थी वो इतनी थी। जब मैंने उसमें कैटलिस्ट को ऐड किया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, और जब मैंने उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट को ऐड किया तो देखिए इतनी ज्यादा हो गई। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड मेक द रिएक्शन इजी। A negative catalyst will increase the activation energy and will make the reaction hard. आप समझ गए? Now, the last factor, that is pressure. वो pressure. Basically, pressure हर रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर सकता। कैसे? Solid, our liquid state, जो रिएक्शंस होते हैं they are not affected by what? Pressure. They are not affected by pressure. प्रेशर इस तरह रिएक्शंस को इफेक्ट नहीं कर सकता। अब रिएक्शन विद गैसेस, रिएक्टेंट, रिएक्शन विद गैसेस, रिएक्टेंट will be affected, वो इफेक्ट होते हैं। कैसे? इस तरह देखिए, इंक्रीजिंग प्रेशर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, देखिए इंक्रीजिंग प्रेशर क्या करेगा? will close द रिएक्टेंट, वो मॉलिक्यूल को या रिएक्शन को एक दूसरे के साथ करीब लाएंगे। तो हेंस
चांसेस ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, कोलिजन की जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगे, तो हेंस रिएक्शन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, जाहिर सी बात है रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए?